क्वेश्चन नंबर 26, पैप स्टेन इज नॉट यूज फॉर, पैप दाग का उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब पैप स्मेयर का उपयोग किस लिए नहीं किया जाता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ सीमेन, स्टडी रूटीन हेमाटोलॉजी स्लाइड्स, या फिर लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ सीमेन। ठीक है, तो पैप स्टेन का उपयोग सीमेन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे मोस्टली जो है पैप स्टेनिंग किसके लिए उपयोग की जाती है, सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के लिए उपयोग किया जाता है। तो इंटरव्यूअर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पैप स्टेनिंग जो है किस लिए करते हैं, तो आपको आंसर बताना है कि स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, या फिर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए पैप स्टेनिंग का उपयोग किया जाता है। और किसके लिए नहीं किया जाता है, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ सीमेन, यानी कि सीमेन की मॉर्फोलॉजी के लिए पैप स्टेनिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ल्यूकेमिया इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज, ल्यूकेमिया को अक्सर कहा जाता है, ल्यूकेमिया को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, या फिर लिम्फ कैंसर। तो कभी कभी इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन कर देता है कि ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया कैसे होता है, कब होता है। ठीक है, अगर ल्यूकेमिया हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ल्यूकेमिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। जब भी किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको ल्यूकेमिया हो गया, यानी कि ब्लड कैंसर हो गया है। ल्यूकेमिया भी जो है कई टाइप्स का होता है, जैसे क्रोनिक हो गया, एक्यूट हो गया। एक्यूट और क्रोनिक दो टाइप्स के ल्यूकेमिया होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, अदर नेम ऑफ SGOT टेस्ट इज, SGOT परीक्षण का अन्य नाम है, यानी कि सीरम SGOT एक प्रकार का टेस्ट होता है जो कि LFT का पैरामीटर होता है। LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट का एक पैरामीटर होता है SGOT। ठीक है, तो उसका यहाँ पे पूछा गया है कि उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो कभी कभी इंटरव्यूअर जो है ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि SGOT का दूसरा नाम क्या होता है। कभी कभी हमारी मशीन्स में भी जो है SGOT ना लिख करके वहाँ पे कोई दूसरा नाम ही लिखा रहता है, तो दोनों नाम पता होंगे तभी तो आप उसको समझ पाएंगे कि ये SGOT ही है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे PT, APTT, AST, या फिर ALT। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, AST। ठीक है, SGOT को क्या बोलते हैं, AST। ठीक है, वहीं पे इस यहाँ पे और ऑप्शन दिए गए, PT यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT यानी कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, AST हो गया तुम्हारा SGOT का दूसरा नाम, और ALT यहाँ पे दिया गया है जो कि SGPT होता है। ठीक है, SGPT को और क्या कहते हैं, ALT। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद रखना है, तभी आप जो है मतलब पहचान पाएंगे कि ये SGOT है और ये SGPT है। ठीक है, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, हिस्टोकाइनेट मशीन इज यूज्ड फॉर, हिस्टोकाइनेट मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोलॉजी ब्लॉक, प्रोसेसिंग ऑफ ग्रॉस स्पेसिमेन, क्वालिटी कंट्रोल, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो एक हिस्टोकाइनेट नाम की मशीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया हिस्टोकाइनेट मशीन का क्या उपयोग होता है लेबोरेटरी में। ठीक है, तो हिस्टोकाइनेट जो मशीन होती है उसका उपयोग होता है प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोलॉजी ब्लॉक, ब्लॉक बनाने में जो है उसका हेल्प लिया जाता है या फिर उसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो है जहाँ पर भी हिस्टोलॉजी का पैथोलॉजी होगा वहाँ पे आपको हिस्टोकाइनेट नाम की मशीन देखने को मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन में गुणवत्ता नियंत्रण कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 2 टाइप्स, 4 टाइप्स, 6 टाइप, या फिर 8 टाइप्स। कभी कभी जो है इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन करता है कि आपने कभी क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्म किया है, अगर आपने बोला हाँ तो वहाँ पे ये पूछता है कि क्वालिटी कंट्रोल कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको जो है इसका आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल 2 टाइप्स। क्वालिटी कंट्रोल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक होता है हमारा एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल वो होता है जो हमें किट्स के साथ प्रोवाइड कराया जाता है। मान लीजिए किसी चीज़ का आपने किट मंगाया, उसके अंदर जो कंट्रोल निकलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। अब बात करते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल वो होता है
जो हम लेबोरेटरी में थर्ड पार्टी का कोई कंट्रोल यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी का हो जो हम थर्ड पार्टी का यूज करते हैं अननोन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल दो प्रकार का होता है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि क्वालिटी कंट्रोल जो है कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है 2 टाइप्स का, कौन कौन सा, इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल वो होता है जो हमें किट्स के साथ प्रोवाइड कराते हैं, और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल वो होते हैं जो हम थर्ड पार्टी के अननोन जो है लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों को जो है आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तपेदिक के लिए 100% पुष्टिकरण परीक्षण है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए 100% पुष्टिकरण के लिए, कन्फर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म कराया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं स्पूटम साइटोलॉजी, स्पूटम कल्चर, सीबी नेट या फिर ब्लड कल्चर। तो 100% जो है कन्फर्मेशन के लिए ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट जो है 100% कन्फर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सीबी नेट। सीबी नेट जो है एक प्रकार का टेस्ट होता है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए कराया जाता है, ठीक है, सीबी नेट। तो इंटरव्यूअर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सीबी नेट किस लिए कराया जाता है, ठीक है। तो सीबी नेट का टेस्ट जो होता है वो 100% जो है ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने के लिए कराया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा व्हिच ट्यूब टू टेक डी डाइमर ब्लड सैंपल। ये पूछा गया है कि डी डाइमर का सैंपल किस में लिया जाता है। तो इंटरव्यूअर ये पूछता है कि डी डाइमर जो ब्लड सैंपल होता है उसका ब्लड सैंपल जो है किस ट्यूब में लिया जाता है, ठीक है। तो लेबोरेटरी में बहुत सी प्रकार की ट्यूब्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा EDTA ट्यूब, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जिसका पूरा नाम होता है, ठीक है। SST यहाँ पे दिया गया है जिसे हम बोलते हैं सीरम सेपरेटेड ट्यूब, सोडियम साइट्रेट या फिर हिपैरिन, ठीक है। तो इसमें जो है डी डाइमर का सैंपल किस में लिया जाता है, सोडियम साइट्रेट में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट में जो है डी डाइमर का ब्लड सैंपल लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा डी डाइमर का सैंपल जो है किस में लिया जाता है, सोडियम साइट्रेट नाम की ट्यूब में, ठीक है। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा क्लिया स्टैंड्स फॉर। क्लिया स्टैंड्स का मतलब है, यानी कि CLIA, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्लिनिकल लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल लेबोरेटरी आइटम्स एक्ट। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, देन नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे CLIA का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, क्लिनिकल लेबोरेटरी आइटम्स एक्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है क्लिनिकल लेबोरेटरी आइटम्स एक्ट। क्लिया जो है एक प्रकार का मेथड भी होता है, ठीक है, जिससे हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ये क्लिया दूसरा है, और जो क्लिया जो मेथड होता है उसका पूरा नाम होता है केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनो एसे, CLIA, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिया जो पूछा गया है ये दूसरा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी इंटरव्यूअर पूछे कि क्लिया का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको वहाँ पे वो दूसरा वाला बताना है, केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनो एसे, ठीक है। क्लिया वो जो है एक प्रकार का मेथड होता है जिससे हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा एलाइजा स्टैंड्स फॉर। एलाइजा का मतलब है, कभी कभी इंटरव्यूअर ये पूछता है कि आपने कभी एलाइजा के टेस्ट परफॉर्म किए हैं। अगर आप बोलते हैं हाँ, ठीक है, तो एलाइजा में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। एलाइजा में बहुत से प्रकार के टेस्ट आते हैं, ठीक है। एलाइजा जो है एक प्रकार की टेक्निक होती है, ठीक है, जिससे हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। जैसे एलाइजा में बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे हार्मोनल टेस्ट होते हैं या फिर विटामिन के टेस्ट होते हैं, वो एलाइजा में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। एलाइजा भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। अगर एलाइजा के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है एलाइजा स्टैंड्स फॉर, यानी कि एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पूरा नाम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एशे, टारगेट एंटीजन एंटीबॉडी इन सैंपल, ऑल ऑफ द एबोव, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एशे। एलाइजा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एशे, ठीक है। तो याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा
व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ KFT ब्लड टेस्ट। ओह शिट, ये जो है एकदम सिंपल सा और साधारण सा ब्लड टेस्ट का नाम है जो कि आप लोगों को हर हालत में पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, KFT रक्त परीक्षण का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप जाएंगे तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं LFT, CRP, RFT, CBC। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ब्लड टेस्ट के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपसे पूछा क्या गया है कि KFT ब्लड टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं KFT होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट को और किस नाम से जानते हैं, पहला बात करते हैं किडनी को और दूसरे किस नाम से जानते हैं, किडनी को दूसरे नाम से जानते हैं रीनल। ठीक है, तो इसका दूसरा क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए R से कौन सा दिया है, RFT यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो किडनी का दूसरा नाम रीनल। ठीक है, तो उसके दूसरे नाम से भी रख दिया गया रीनल फंक्शन टेस्ट। तो KFT का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, RFT या रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो आपको दोनों नेम जानना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें बहुत जगह पूछी भी जाती हैं, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। LFT जो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। नेक्स्ट दिया गया CRP यानी कि C रिएक्टिव प्रोटीन। CRP का भी फुल फॉर्म, जितने भी फुल फॉर्म रहते हैं नॉर्मल, वो सभी आप लोगों को जो है याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स में, वाइवा में, और कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। CBC का पूरा नाम होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें जो है बहुत सारे पैरामीटर्स भी आते हैं। इनमें कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, जैसे CBC के अंतर्गत में बहुत सारे पैरामीटर आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला है हमारा LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में हमारे आते हैं कुछ पैरामीटर्स जैसे बिलिरुबिन टोटल, बिलिरुबिन डायरेक्ट, बिलिरुबिन इनडायरेक्ट, और ASGOT, SGPT और एल्कलाइन फॉस्फेट। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स आते हैं हमारे LFT में, लीवर फंक्शन टेस्ट में। ठीक है, तो जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो आप लोग जो है लिख के रख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा CRP जो एक सिंगल टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा RFT जो कि किडनी का दूसरा नाम भी होता है। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम लिख लीजिए, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसका होता है रीनल फंक्शन टेस्ट। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आते हैं। इसके अंतर्गत जो इसमें मेन पैरामीटर्स रहते हैं वो होता है हमारा बर्न क्रेटनिन, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, RFT यानी कि KFT के अंतर्गत ये पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के अंतर्गत भी बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, जैसे HB यानी कि हीमोग्लोबिन, HB TLC, DLC यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट के अंतर्गत में 5 आते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एस्नोफिल, बेसोफिल। ठीक है, देन उसके अदर पार्ट्स भी आते हैं जैसे RBC यानी कि RBCs की मॉर्फोलॉजी इसके अंतर्गत की जाती है, उसके पैरामीटर्स होते हैं जैसे MCV, MCH, MCHC, HCT, PCV। ठीक है, ये सब जो है इसके पैरामीटर्स होते हैं CBC के। सीरियल वाइज अगर बात करें तो HB, TLC, DLC, RBC, प्लेटलेट, MCV, MCH, MCHC, RDW, PDW, ये सारे पैरामीटर्स जो है CBC के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा TG कोलेस्ट्रॉल HDL व्हिच प्रोफाइल डज टेस्ट पैरामीटर। TG कोलेस्ट्रॉल HDL कौन सा प्रोफाइल पैरामीटर करता है। देखिए यहाँ पे जो है सारे टेस्ट अलग अलग दे दिए गए हैं, TG कोलेस्ट्रॉल और HDL। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि ये टेस्ट जो है कौन से प्रोफाइल के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि सबसे पहले हमारा CBC, इसके जो पैरामीटर होते हैं वो मैंने जो है अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। ठीक है, LFT के पैरामीटर्स के बारे में मैंने बताया, KFT इसके भी पैरामीटर जो है वो भी मैंने बताया। ठीक है, तो देन TG कोलेस्ट्रॉल HDL जो है किस पैरामीटर किस प्रोफाइल के अंतर्गत में आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D, लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत TG कोलेस्ट्रॉल और HDL ये पैरामीटर्स किस में आते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में। ठीक है, तो कभी कभी इंटरव्यूअर जो है पैरामीटर्स के नाम पूछ लेता है, फिर उसके बाद पूछता है कि ये कौन से प्रोफाइल में आता है ये टेस्ट। ठीक है, तो सारे पैरामीटर्स और कौन कौन से प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट आते हैं सभी आपको पता होने चाहिए। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा नॉर्मल साइज ऑफ प्लेटलेट्स इज। प्लेटलेट्स का सामान्य आकार होता है। तो कभी कभी इंटरव्यूअर क्या पूछता है कि आपने कभी माइक्रोस्कोपी की है या नहीं, क्या आपको प्लेटलेट्स काउंट करना आता है या फिर WBC काउंट करना आता है या नहीं आता है,
ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि हाँ या ना जो भी बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इंटरव्यूअर कभी कभी ये पूछता है कि एक नॉर्मल प्लेटलेट का साइज कितना होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं 1.5 से 3.5 माइक्रोमीटर, 4.6 माइक्रोमीटर, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर या फिर 6 to 8 माइक्रोमीटर। तो एक नॉर्मल प्लेटलेट का साइज होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये जो है एक नॉर्मल प्लेटलेट का साइज होता है। अगर आप प्लेटलेट्स काउंट करना सीखना चाहते हैं, प्लेटलेट्स काउंट करना, WBC काउंट कैसे करते हैं, प्लेटलेट्स काउंट कैसे करते हैं, या फिर जो भी यूरिन का टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। MCV इज डिफाइंड एज, MCV को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, यानी कि ये पैरामीटर होता है हमारा CBC ब्लड टेस्ट का, ठीक है। MCV जो होता है वो हमारा एक CBC ब्लड टेस्ट का पैरामीटर है, जिसका मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि MCV क्या डिफाइन करता है, CBC में MCV क्या डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेजर ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ HB इन सिंगल RBCs, मेजर ऑफ एवरेज साइज ऑफ द RBCs, concentration of HB in 1 liter of packed red cells, measure of degree of variation in red cell size। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MCV क्या डिफाइन करता है CBC के प्रोफाइल में। देखिए ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर, मेजर द एवरेज साइज ऑफ RBC, ठीक है। तो ये RBCs का एवरेज साइज को मेजर करता है MCV, जिसका पूरा नाम क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। तो एवरेज साइज जो है RBCs का एवरेज साइज मेजर करता है MCV, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा ESR इज इंक्रीज ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, निम्नलिखित में से ESR बढ़ जाता है। ESR जो है एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है, जिसका पूरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मैंने पीछे भी इसका डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि ESR अगर बढ़ा हुआ है तो वो किस कंडीशंस में बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं सिकल सेल डिसीज़, इन्फेक्शंस, पॉलीसाइथेमिया या फिर डिहाइड्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ESR जो है वो इन्फेक्शंस में बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। जब भी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्फेक्शन होता है तो ESR उस कंडीशंस में बढ़ जाता है। और जब भी किसी पेशेंट में जो है हीमोग्लोबिन की कमी रहती है या फिर RBCs की कमी रहती है तो उस कंडीशंस में जो है ESR लो हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हिच WBCs इज नॉट प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स इन ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में कौन सा WBC कणिका मौजूद नहीं है। यहाँ पे ये पूछा गया है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं WBCs को। WBCs जो हमारी वो 2 टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स यानी कि एक ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और एग्रेनुलोसाइट्स मतलब जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। तो WBCs को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें ये पूछा गया है कि किसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, वो कौन कौन सी WBCs होती हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड इस्नोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल। कभी कभी इंटरव्यूअर भी ये चीज़ पूछ देता है कि ऐसी कौन सी WBCs होती हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनको जो है अग्रेनुलोसाइट्स में रखा गया है। और ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाता है हमारा न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नॉर्मल काउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBCs, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBCs की सामान्य गिनती है, यानी कि जो हमारी WBCs होती हैं उनका ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल काउंट कितना होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं 5.0 से 15.0 इंटू 10⁹ पर लीटर, 5.4 ऑप्शन नंबर B है 4.5 to 15, ऑप्शन नंबर C है 5.0 to 11, ऑप्शन नंबर D है 4.0 to 11 इंटू 10⁹ पर लीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। तो WBCs की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है 4.0 से 11.0 यानी कि 1000 पर लीटर, ठीक है। तो कभी कभी इंटरव्यूअर क्या पूछता है कि WBCs का नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो WBCs का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है हमारा 4000 से 11000 एडल्ट में, ठीक है। एज बाई एज जो है सभी में अलग अलग होता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अदर नेम ऑफ RBC इज,
आरबीसी का अन्य नाम है, यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो है अन्य नाम क्या है। इसका भी डिस्कशन जो है मैंने पीछे वीडियो में किया था कि आरबीसीज को और क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं देखते हैं इनमें से, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल, पोलीमॉर्फस या फिर इरेथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इरेथ्रोसाइट। आरबीसीज को और किस नाम से जानते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। नंबर 44 है हमारा, बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। बिलिरुबिन बनता है, हमारी बॉडी में बिलिरुबिन कब बनता है। बिलिरुबिन, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए बिलिरुबिन जो एक येलो प्रकार का पिगमेंट होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। जब भी बिलिरुबिन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो एक प्रकार से जॉइंडिस हो जाता है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बिलिरुबिन बनता कैसे है या फिर किसकी वजह से बनता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, ब्रेक डाउन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ब्रेक डाउन ऑफ एमसीवी या फिर ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि बिलिरुबिन होता क्या। ठीक है, तो बिलिरुबिन जो है एक प्रकार का येलो पिगमेंट होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, तो जब भी हमारी बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो एक प्रकार से उसको क्या बोलते हैं कि जॉइंडिस हो गया है। जॉइंडिस यानी कि पीलिया हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि बिलिरुबिन बनता कब है। तो आपके ऑप्शन है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज, ब्रेक डाउन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ब्रेक डाउन ऑफ एमसीवी या फिर ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। जब भी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है तो बिलिरुबिन बढ़ने लगता है या फिर बिलिरुबिन बनने लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, व्हिच स्टेन यूज टू माइक्रोफिलेरिया पैरासाइट। माइक्रोफिलेरिया परजीवी के लिए कौन सा दाग इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, लीसमैन स्टेन, जिम्सा स्टेन, मायोसिन या फिर एएफबी स्टेन। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, माइक्रोफिलेरिया का पता लगाने के लिए कौन से स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरव्यूअर भी जो है कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारी माइक्रोफिलेरिया होता है उसके लिए हम कौन सी स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा स्टेन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जिम्सा स्टेन। माइक्रोफिलेरिया का पता लगाने के लिए जिम्सा स्टेनिंग की जाती है। ठीक है, जब भी जिम्सा स्टेनिंग करते हैं, ब्लड स्मेयर की जिम्सा स्टेन करते हैं तो उसमें जो है माइक्रोफिलेरिया जो है दिखाई देते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा भी आप साइड में देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए जो भी हमारी बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं तो सबसे पहले ये समझ लो कि पैरासाइट्स, देखिए जो जैसे कि माइक्रोफिलेरिया हो गया या फिर मलेरिया हो गया, ये जो है पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स के लिए जिम्सा स्टेन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोफिलेरिया के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल किया जाता है, जिम्सा स्टेन। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, व्हिच ट्यूब टू कलेक्ट अमोनिया ब्लड सैंपल। अमोनिया रक्त का नमूना किस ट्यूब से एकत्रित करें। यानी कि अमोनिया जो है एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसका सैंपल किस ट्यूब में लिया जाता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, EDTA, फ्लोराइड, साइट्रेट या फिर SST ट्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरव्यूअर कभी कभी क्या पूछता है कि अमोनिया का ब्लड सैंपल जो है किस ट्यूब में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, EDTA ट्यूब। EDTA ट्यूब में जो है अमोनिया का ब्लड सैंपल लिया जाता है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एन EDTA ट्यूब। EDTA ट्यूब का पूर्ण रूप क्या है। अभी मैंने पिछली वीडियो में तुरंत रिपीट किया। ठीक है, तो EDTA ट्यूब का पूरा नाम क्या होता है। इंटरव्यूअर जो है एक कॉमन क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछता है कि ESR, CBC, EDTA, SST, इन सब का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको लिख के रखना ताकि आप लोगों को याद रहें। ठीक है, ताकि आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जाएँ, अगर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप उनका जवाब फटाक से दे सकें। ठीक है, तो आप देखते हैं EDTA ट्यूब का पूर्ण रूप क्या है। तो EDTA का पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले इसके ऑप्शन देखते हैं, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, डाइपोटेशियम टेट्रा एसिटिक एसिड या फिर एथिलीन डाइएमीन एसिड या फिर एथिलीन डाइएमीन डाइपोटेशियम एसिड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, EDTA का पूरा नाम होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA का पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, मैं रिपीट इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोगों को तुरंत का तुरंत याद हो जाए। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है,
एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज। प्लाज्मा प्रोटीन जो रक्त के ऑनकोटिक दबाव को बनाए रखता है वह है, यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन के ऑनकोटिक प्रेशर को बनाए रखता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट है हमारा फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन। द राइट आंसर इज एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है उसको बनाए रखता है, उसके दबाव को। प्लाज्मा प्रोटीन जो रहता है उसके ऑनकोटिक दबाव को बनाए रखता है कौन? एल्ब्यूमिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज ऑफ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट का सामान्य आकार क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 12 से 14 माइक्रोमीटर, 7 to 9 माइक्रोमीटर, 15 to 18 माइक्रोमीटर, 19 to 26 माइक्रोमीटर। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। जितने भी हमारे WBCs होते हैं, ठीक है, उनका एक मॉर्फोलॉजी होता है। मॉर्फोलॉजी मीन्स उनका एक साइज, शेप, आकार, ग्रेन्यूल्स, लॉब्स कितना क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, तभी जो है आप माइक्रोस्कोपी भी तभी कर पाएंगे। ठीक है, जब आपको पता होगा कि न्यूट्रोफिल में कितने लॉब्स होते हैं और उसका साइज़ क्या होता है, तभी जो है माइक्रोस्कोप में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, DLC काउंट कर पाएंगे। में ये पूछा गया है नॉर्मल साइज ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट का नॉर्मल साइज कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, 15 से 18 माइक्रोमीटर। ठीक है, मोनोसाइट का जो है सामान्य नॉर्मल साइज कितना होता है? 15 से 18 माइक्रोमीटर। नंबर 50 है हमारा, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ BMLT। BMLT का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर जो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, BMLT का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।